हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों आज है 3 अप्रैल और आज की वीडियो में हम 3 अप्रैल से संबंधित करंट अफेयर्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, आईपीएल 2023 की ओपनिंग सेरेमनी किस स्टेडियम में आयोजित की गई? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में। अगला है, हीरो मोटोकॉर्प के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, निरंजन गुप्ता को। अगला है दोस्तों, यूपी करंट अफेयर्स की लास्ट 6 मंथ की अगर आपको पीडीएफ ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इस पीडीएफ ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको जनवरी और फरवरी 2023 मंथ की पीडीएफ ई बुक डाउनलोड करनी है उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स की, तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप ये पीडीएफ ई बुक डाउनलोड कर पाएंगे। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला है, नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, अमित क्षत्रिय को। अगला है, नेशनल मैरीटाइम वीक कब से शुरू हो रहा है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा, यानी 30 मार्च से ये शुरू हुआ है। ठीक है, कब से शुरू हुआ है? तो 30 मार्च से। अगला है, कहाँ पर दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा? तो ये बनेगा राजस्थान के जयपुर में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा। अगला है, अक्टूबर 2024 तक कितने शहरों को 3 स्टार गार्बेज फ्री रेटिंग प्राप्त करने का लक्ष्य है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, 1000 शहरों को। अगला है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की 52वीं सत्र में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में किसके द्वारा लिखित वॉर एंड वुमेन नामक पुस्तक का विमोचन किया गया? तो ये जो पुस्तक है ये लिखी गई है डॉक्टर M.A. हसन के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा। अगला है, गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? तो ये बन गए हैं आईपीएस अधिकारी कृष्ण प्रकाश। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा। अगला है, हाल ही में किसने कैप्टिव रोजगार योजना की शुरुआत की है? तो इसकी जो शुरुआत है वो की है गिरिराज सिंह ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा। तो दोस्तों ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है वो स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को जो है भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा। ठीक है, 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और क्यों? क्योंकि 1 अप्रैल 1935 को जो है आरबीआई की स्थापना की गई थी। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार हुई थी। और बैंक की स्थापना जो है वो किस कमीशन की सिफारिश पर की गई थी? तो याद रखेंगे, हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर जो है आरबीआई की स्थापना की गई थी। ठीक, इसके हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो शुरुआत में जो इसका हेडक्वार्टर है वो कलकत्ता में था। इसके बाद जो है इसे स्थायी रूप से स्थानांतरित कर दिया गया मुंबई में। कब? तो 1937 में। केंद्रीय कार्यालय क्या होता है? तो केंद्रीय कार्यालय वो स्थान है जहाँ पे गवर्नर बैठते हैं और जहाँ पे नीतियाँ बनाई जाती हैं। ठीक, तो ध्यान रखेंगे आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। 1937 में जो है इसे कलकत्ता से स्थानांतरित करके मुंबई किया गया था। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक है, कौन सा अधिनियम था? तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार। अगर कमीशन पूछा जाए तो हिल्टन यंग कमीशन जो है ये आरबीआई की स्थापना पर सिफारिश करता है। और प्रेजेंट टाइम में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो नाम ध्यान रखेंगे, शक्तिकांत दास। ये जो है वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं। तो ये सारी बातें आरबीआई से रिलेटेड हैं, ध्यान रखेंगे। अगला है, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में कितने अशिक्षितों के लक्ष्य को कवर करने के लिए न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया गया? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सी, 5 करोड़। दोस्तों सरकार ने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, जिसका नाम क्या है? न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, NILP, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। ये क्या है? ये केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है और ये फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से 2026-27 तक यानी 5 वर्षों के लिए कार्यान्वित की जाएगी।
ठीक 5 सालों के लिए ये जो प्रोग्राम है वो क्रियान्वित किया जाएगा। अब ये जो प्रोग्राम है इसका उद्देश्य क्या है, क्यों इसको शुरू किया गया, ठीक। तो 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले, ये ध्यान रखेंगे, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले 5 करोड़ व्यक्तियों को जो है लिटरेसी प्रदान करना, यानी उनको शिक्षित करना, ये इसका उद्देश्य होगा, ठीक। इस कार्यक्रम का यही प्राथमिक उद्देश्य है कि पढ़ने और लिखने में जो असमर्थ व्यक्ति हैं उनको क्या किया जाए, उनको समर्थ बनाया जाए पढ़ने और लिखने में, ठीक। 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के 5 करोड़ लोगों को जो है इस प्रोग्राम के तहत किया जाएगा, शिक्षित किया जाएगा, यानी कि लिटरेसी प्रदान करना है। अब इस योजना के लिए जो वित्तीय उद्देश्य है वो 1037.90 करोड़ रखा गया है, जिसमें केंद्र सरकार 700 करोड़ और राज्य सरकारें 337 करोड़ रुपए देंगी इस प्रोग्राम के लिए। तो ये बातें हैं, ध्यान रखेंगे कि ये जो प्रोग्राम है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले जो 5 करोड़ व्यक्ति हैं देश के, उनको जो है लिटरेसी प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम का। अगला है, हाल ही में सारा थॉमस का निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित थी। तो ये जो है एक लेखिका थी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा। यहाँ पे इनकी इमेज देख सकते हैं दोस्तों, ये प्रख्यात लेखिका थी सारा थॉमस। इनका जो है अभी उम्र संबंधी बीमारियों के कारण निधन हो गया। ये 89 वर्ष की थी और 17 उपन्यास और 100 से अधिक लघु कथाएं इन्होंने लिखी हैं। इनके पहला उपन्यास कौन सा था, तो जीवितम ऐनानाथी, ये इनका पहला उपन्यास था। तो इसी उपन्यास ने जो है उनके लेखन करियर की शुरुआत की थी। उनकी उल्लेखनीय कृतियों में से एक है मुरी पादुकल। तो ये जो है, जो इनकी कृति थी, इसको निर्देशक पीए बक्कर द्वारा मणि मुंजकम नामक फिल्म में रूपांतरित किया गया था। ये काफ़ी फेमस रही, ध्यान रखेंगे। सारा थॉमस कहाँ की थी, ये सारा थॉमस जो है केरल के तिरुवनंतपुरम में इनका जन्म हुआ था। तो ये भी ध्यान रखेंगे, हो सकता है इस तरह से भी पूछ लिया जाए किस राज्य से संबंधित थी, ठीक। तो केरल से। अगला है, हाल ही में आयोजित 13वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता किसने जीती। तो ये जीती है आईटीबीपी ने, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आईटीबीपी यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस, आईटीबीपी का फुल फॉर्म क्या है, तो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, आईटीबीपी। तो ये जो आईटीबीपी है इसने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी द्वारा आयोजित अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता 2023 का 13वां संस्करण जीता है। प्रतियोगिता में कौन कौन शामिल था, तो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी सीएपीएफ और राज्य पुलिस बलों की 24 शीर्ष कमांडो टीमों ने इसमें भाग लिया था। तो इन सबको जो है हरा करके जो जीता है संस्करण, वो किसने जीता है, तो आईटीबीपी ने इसको जीता है। 11 दिवसीय प्रतियोगिता 21 से 31 मार्च 2023 के बीच आयोजित की गई थी, ठीक। तो आईटीबीपी ने जो है अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता 2023 का 13वां संस्करण जीता है। दोस्तों आईटीबीपी क्या है, तो आईटीबीपी फुल फॉर्म आपने देखा, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ये इसका फुल फॉर्म है। तो ये एक तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के साथ जुड़ी सीमाओं पर तैनात भारत का एक सीमा गश्ती दल है, ठीक है, सीमा गश्ती संगठन है। 1962 में जो चीन भारत का युद्ध हुआ था, तो उसके बाद जो है इसको स्थापित किया गया था, ठीक है। 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से ये एक है। 1962 के बाद इसे स्थापित किया गया, ये भी ध्यान रखेंगे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसका आदर्श वाक्य क्या है, क्योंकि आदर्श वाक्य भी इंपॉर्टेंट है, तो वीरता, दृढ़ता और प्रतिबद्धता, ये आईटीबीपी का आदर्श वाक्य है या मोटो कह सकते हैं, ये है, ठीक है। इसके महानिदेशक कौन है आईटीबीपी के, तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है, तो इनका नाम ध्यान रखेंगे अनीस दयाल सिंह। ये जो है आईटीबीपी के कौन है, आईटीबीपी के ये महानिदेशक हैं, ये ध्यान रखें आईटीबीपी। अगला है, ओडिशा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ए, 1 अप्रैल को मनाया जाता है। उत्कल दिवस या ओडिशा दिवस, ये भारत के ओडिशा राज्य के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। क्यों, क्योंकि इसी दिन जो है ओडिशा का गठन हुआ था। 1 अप्रैल 1936 को राज्य के गठन की गणतंत्र दिवस के रूप में ये मनाया जाता है। इस साल दिन राज्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों, परेडों और झंडा स्थापना अभिषेकों विधियों के साथ मनाता है। सामुदायिक नेता और जो राजनेता हैं वो देश के उत्कर्ष और इतिहास को उजागर करने वाले भाषण भी देते हैं। तो ध्यान रखेंगे उत्कल दिवस क्या है, उत्कल दिवस ओडिशा दिवस है, ठीक है। और ये कब मनाया जाता है, 1 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो ओडिशा है उसका गठन हुआ था 1 अप्रैल 1936 को।
दोस्तों ओडिशा से संबंधित कुछ क्वेश्चन याद रखेंगे करंट अफेयर्स के। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि जनजातियों का विश्वकोश है ना, इंसाइक्लोपीडिया लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वो है ओडिशा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, जनजातियों का विश्वकोश, जनजातियों का विश्वकोश लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो ये ध्यान रखेंगे आप, ओडिशा जो है ये पहला राज्य बना है इंसाइक्लोपीडिया लॉन्च करने वाला। इसके अलावा बाल विवाह मुक्त देश का पहला जिला कौन सा है, बाल विवाह मुक्त भी आपको ध्यान रखना है, बाल विवाह मुक्त देश का पहला जिला, बाल विवाह मुक्त पहला जिला जो है वो कौन सा है, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ओडिशा का गंजम जिला। ठीक है, ध्यान रखेंगे, गंजम जिला ये जो है ओडिशा का है और ये देश का पहला बाल विवाह मुक्त जिला है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे आप कि भारत का पहला जो स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर है, इसका कहाँ पे उद्घाटन किया गया, तो ये भुवनेश्वर में किया गया। तो ये 3 क्वेश्चन है ओडिशा से संबंधित, तो तीनों ही वेरी इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखेंगे। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान 2023 शुरू किया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश ने। दोस्तों उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने 1 अप्रैल 2023 को एक अभियान शुरू किया, कौन सा, स्कूल चलो अभियान 2023। इसका उद्देश्य क्या है, तो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के तहत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करना, ये इस अभियान का उद्देश्य है। राज्य सरकार हर साल अभियान चलाती है और 2022 में इसे आकांक्षी जिले श्रावस्ती से लॉन्च किया गया था, इस बार लखनऊ से लॉन्च किया गया है। तो ध्यान रखेंगे आप, स्कूल चलो अभियान 2023 जो है किसने इसका शुभारंभ किया, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका शुभारंभ किया है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की यहाँ पे बात है, तो उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पे लॉन्च हुआ, कहाँ पे स्थापित है, तो वो जो है मथुरा में, ध्यान रखेंगे आप इसको, मथुरा में है। इसके अलावा उत्तर भारत का सबसे बड़ा जो मॉल है वो कहाँ पे खोला गया, याद होगा आपको, लखनऊ में खोला गया। ठीक है, लखनऊ में खोला गया है और कौन सा है, तो लुलु अंतर्राष्ट्रीय मॉल, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपको और ध्यान रखना है कि भारत का जो पहला अमृत सरोवर है वो कहाँ बनकर के तैयार हुआ था, तो यूपी में हुआ था, रामपुर में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के रामपुर में जो है भारत का पहला अमृत सरोवर बनकर के तैयार हुआ था और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, याद रखेंगे इसको। इसके अलावा का आपको एक क्वेश्चन और ध्यान रखना है कि भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी जो है कहाँ पे स्थापित हुई है, तो वो लखनऊ में स्थापित की गई है, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी। तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे इनको। अगला है, बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स पोर्टल समुद्री का कौन सा ऐप लॉन्च किया, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सागर सेतु ऐप। दोस्तों केंद्र सरकार ने शिपिंग लाइन शुल्क, परिवहन शुल्क जैसे आयात और निर्यात की निकासी प्रक्रिया के लिए आवश्यक भुगतानों के लिए डिजिटल लेन देन को सक्षम बनाने के लिए राष्ट्रीय रसद पोर्टल मरीन का एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, कौन सा, सागर सेतु मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। अब जो केंद्रीय मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने इसको लॉन्च किया है, तो उन्होंने कहा कि नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल का सागर सेतु ऐप सभी संबद्ध हितधारकों के लिए हाथ में रखे जाने वाले उपकरणों पर सभी सुविधाओं की आसान पहुंच में मदद करेगा। यानी कि क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन है ये, तो ये जो है सभी सुविधाओं की आसान पहुंच में मदद करेगा। इस एप्लीकेशन में लॉगिन मॉड्यूल, सर्विस कैटलॉग, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्मेट, लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी, सर्टिफिकेशन और ट्रैक एंड ट्रेस आदि जैसी सुविधाओं का समावेश किया गया। तो सागर सेतु ऐप जो है किसने लॉन्च किया, ध्यान रखेंगे, सर्बानंद सोनोवाल ने। ठीक है, ये है क्या, तो ये समुद्री व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक एप्लीकेशन है जो लॉन्च किया गया है, सागर सेतु मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक, अगला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यूक्रेन के लिए कितने अमेरिकी डॉलर के समर्थन पैकेज को मंजूरी दी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ए, 11.5 बिलियन डॉलर। सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 15.6 बिलियन डॉलर। दोस्तों यूक्रेन के लिए IMF यानी IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड,
इसके द्वारा जो है 15.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के समर्थन पैकेज को मंजूरी दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यूक्रेन को आर्थिक सुधार में मदद करने के लिए इस पैकेज को मंजूरी दी है। 15.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का समर्थन यूक्रेन को उसकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में मदद करने के लिए 115 बिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समर्थन पैकेज का ये हिस्सा है। तो ध्यान रखेंगे IMF द्वारा जो है अभी 15.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आर्थिक सहायता जो है वो यूक्रेन को दी गई है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। दोस्तों दिल्ली मुद्रा कोष की अगर हम बात करें IMF की, तो इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी, कब इसका गठन किया गया था, तो 27 दिसंबर 1945 को जो है इसका गठन किया गया था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। और अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वाशिंगटन DC में जो है US में इसका हेडक्वार्टर है, वो ध्यान रखेंगे। और इसमें कितने सदस्य देश शामिल हैं, तो 190 सदस्य देश जो है इसमें शामिल हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से। ठीक है, 190 देश जो है इसमें शामिल हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में। अगला है कोल इंडिया ने वित्त वर्ष 2023 के कितने मीट्रिक टन के उत्पादन लक्ष्य को पार किया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 700 मीट्रिक टन। दोस्तों कोल इंडिया ने 31 मार्च 2023 को ये घोषणा की है कि उसने 2022-23 में जो 700 मिलियन वार्षिक कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था, 700 मिलियन टन का, उस लक्ष्य को पार कर लिया है। 31 मार्च तक कंपनी ने 700.4 मीट्रिक टन कोयले का उत्पादन किया, जो 2022 में इसी तारीख को 619.8 मीट्रिक टन से 13% अधिक था। वित्तीय वर्ष 2023 में वर्ष दर वर्ष उत्पादन में 81 मीट्रिक टन की वृद्धि हुई है। 2023 में इसका ओवरबर्डन रिमूवल बढ़कर के 1651.7 मिलियन क्यूबिक मीटर हो गया है। तो ये जो लक्ष्य रखा गया था 700 मिलियन टन का, उसको भी कोल इंडिया लिमिटेड ने पार किया है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, कितना लक्ष्य रखा गया था, 700 मिलियन टन का। अगला है, हाल ही में किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा की शुरुआत की है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने। दोस्तों हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने एयरटेल के सहयोग से 31 मार्च 2023 को नई दिल्ली में IPPB ग्राहकों के लिए, यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के जो ग्राहक हैं उनके लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाओं की शुरुआत की घोषणा की है। ये IPPB यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ग्राहकों को व्हाट्सएप पर बैंक के साथ निर्बाध रूप से जुड़ने में सक्षम करेगा, जिससे लोग सहजता से कई बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएंगे, जिसमें डोर स्टेप सेवा अनुरोध, निकटतम डाकघर का पता लगाना और बहुत कुछ शामिल होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। हाल ही में जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है इसने भी जो है क्या किया है, व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाओं की शुरुआत कर दी है। तो दोस्तों ये थे 3 अप्रैल से संबंधित करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। यह है कल की वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय GI टैग से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट था ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश की। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। लेकिन मैं आपसे हर रोज़ कहता हूं कि सभी लोग जो है कोशिश किया करो क्वेश्चन का आंसर करें। यह है आज का क्वेश्चन, हाल ही में 100% रेलवे नेटवर्क विद्युतीकरण हासिल करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना। यहाँ पे जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है और सभी लोग कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन का आंसर करें। और दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप सभी लोग जो है वीडियो को लाइक करेंगे, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।